जी अस्सलाम वालेकुम बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं मोहम्मद उस्मान और मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, और आज हम फर्स्ट ईयर का जो पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, कालब और मक्ता। ठीक है, तो उसका जब पहले सबसे इंट्रोडक्शन लेंगे हम कि कालब की या डिटरमिनेंट्स की जरूरत क्यों पेश आई। ठीक है, उसमें यह है कि जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बेटा आप जानते हैं कि फर्ज करें इस टाइप की इक्वेशन हो, जैसे 2x + 3y = 4। ठीक है, 3x - 4y = 6। उसके बाद x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें, इसको कह दें 4x1 x3 - 5y3 = 9। ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस चैप्टर के लास्ट पे हम वो एक्सरसाइज भी करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल्स हैं वो लीनियर है। लीनियर से मुराद उन वेरिएबल्स की जो पावर है वो 1 है। पहली इक्वेशन देख लें, 2x1 + 3y1 = 4। इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, 2 मुतगय्यरात हैं, और पहले में भी x1 की पावर 1 है और y1 की पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह ये भी लीनियर इक्वेशन है, इसी तरह ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो ये कितनी लीनियर इक्वेशन है? 3 लीनियर इक्वेशंस है। इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को मिला के हम जब बात करते हैं पूरे सिस्टम की, तो उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब बेटा यही होता है कि आपने x1 y1 और x2 y2 x3 y3 सब की कीमतें निकालनी है। जब हम इसकी कीमतें वैसे अलजेब्रिकली निकालते हैं तो प्रोसेस जो है वो बहुत लेंथी हो जाता है, मतलब हमारे काफी पेज लगते हैं। उस प्रोसेस से निपटने के लिए, उस प्रोसेस ऑफ राइटिंग को कम करने के लिए, लिखने के जो है लिखने पे ज़ाहिर बात है टाइम भी ज़्यादा सर्व होता है, ठीक है, पेजेस भी ज़्यादा लगते हैं। उस प्रोसेस को कम करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ी कि हम कोई नया तरीका जो है इंट्रोड्यूस करवाएं, जिसके ज़रिए से हम लिखने के तरीक़ेकार को या लिखने के जो टाइम ज़्यादा सर्व होता है उसको कम कर सकें। तो उसके लिए जो है ये मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स जो है इजाद हुए हैं। इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का यही है बेटा कि उसमें क्या है, मैट्रिसेस के इंट्रोडक्शन में 2 मैथमेटिशियन आए हैं। सबसे पहले तो आया है जो है जेम्स सेल्वेस्टर। जेम्स सेल्वेस्टर इंग्लिश मैथमेटिशियन था। ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था जेम्स इंग्लिश मैथमेटिशियन था जेम्स सेल्वेस्टर। इसने सबसे पहले आपको वर्ड मैट्रिक्स के मतलब बताया। वर्ड मैट्रिक्स लफ्ज कॉलम के मतलब इसने इंफॉर्मेशन सबसे पहले दी। उसके बाद एक और जो था साइंटिस्ट, इसका नाम है मैथमेटिशियन जिसको आप कह सकते हैं रेजिदान था, उसका नाम था आर्थर कैले। आर्थर कैले ये दूसरा मैथमेटिशियन आया जिसने आके जो है कॉलम मैट्रिसेस के मतलब इंफॉर्मेशन दी। उसने क्या किया, उसने कॉलम के प्रोसेस को आगे बढ़ाया। इसने तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया कि वर्ड मैट्रिक्स को याद कर दिया इसने। उसके बाद आर्थर कैले जो है इसने प्रोग्रेस द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, कॉलमों की थ्योरी को, कॉलमों के मतलब क्लास बनाए, ठीक है, कॉलमों की थ्योरी के मतलब इसने इंफॉर्मेशन दी। और उसके अलावा इसने कॉलमों को इस्तेमाल किया एंड यूज्ड देम, और कॉलमों को इसने क्या किया, इस्तेमाल किया। किधर इस्तेमाल किया? इन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इसने कॉलमों को जो है वो इस्तेमाल किया। तो ये 2 मैथमेटिशियन है जिन्होंने कॉलमों के हवाले से या मैट्रिसेस के हवाले से अपनी जो है कोशिशें की हैं। पहला जो मैथमेटिशियन था या साइंटिस्ट था कहने, वो था जेम्स सेल्वेस्टर। इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने वर्ड मैट्रिक्स इजाद किया। बेटा ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो है आपको इन एमसीक्यू वगैरह पूछे जा सकते हैं, इससे एमसीक्यू ला सकते हैं, इसलिए बताया जा रहा है इंट्रोडक्शन की वजह से। और उसके बाद जो था आर्थर कैले, उसने कॉलमों की थ्योरी को तरक्की दी, ठीक है, और उसके अलावा उसने कॉलमों को इस्तेमाल किया। कहाँ पे इस्तेमाल किया? उसने इस्तेमाल किया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये बीएससी में इसका कुछ हिसाब आएगा, वो वहीं पे आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपसे हमने ये याद रखना है कि ऑर्थर गैले ने कार्बो की थ्योरी को इस्तेमाल किया, किधर इस्तेमाल किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। उसके बाद डिटरमिनेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो डिटरमिनेंट्स के हवाले से ये है कि डिटरमिनेंट्स के हवाले से 2 मैथमेटिशियन आए हैं। डिटरमिनेंट्स इसके हवाले से 2 मैथमेटिशियन आए हैं। जापानीज मैथमेटिशियन जो था, जापानीज मैथमेटिशियन जिसका नाम था सिकिकोवा, सिकिकोवा, जापानीज मैथमेटिशियन सिकिकोवा, और प्लस जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मन मैथमेटिशियन, जर्मनी का रियाजीदान था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था लेबनीज, लेबनीज, गॉटफ्रेड विल्हेल्म लेबनीज। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ यही लिखा है, लेबनीज ही लिखा है, उसका पूरा नाम था गॉटफ्रेड विल्हेल्म लेबनीज। उसने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इन्होंने डिटरमिनेंट्स को इजाद किया। इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने इन्वेंट किया, इजाद किया, इन्वेंटेड डिटरमिनेंट्स, इन्वेंटेड डिटरमिनेंट्स। इन दोनों ने मक्ता या मक्ता ही कहते हैं, कालब के कोई कालब लिखा हो उसके अंदर हम 2 लाइनें लगा देते हैं, इसको हम नॉर्मल वैल्यू भी कहते हैं, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट्स। उनको इन्होंने इजाद किया 2 साइंटिस्ट में मिलके। और उसके बाद जो है चाइनीज, जापानीज, फिर बाकी जो भी दुनिया थी, जितने भी मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने क्लास 9 में बेटा पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। उसमें हम कार्बन को इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आप उधर क्लास 9 में आपने पढ़ा है क्रैमर रूल के इस्तेमाल से कार्बन को हल करें। तो क्रैमर रूल जो है वो असल में क्रैमर, वही क्रैमर है ये, ठीक है ना, वही क्रैमर है जिसने कार्बन को बाद में इस्तेमाल की, सॉरी जो है मेर्सेल को बाद में डिटरमिनेंट्स को उसने इस्तेमाल किया, कार्बन को इस्तेमाल किया, क्रैमर ने इस्तेमाल करके उसने क्रैमर रूल के इस्तेमाल से आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया। उसके बाद हम चलते हैं बेटा कालमों पे, कालम होते क्या है। तो सबसे पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, जल्दी करें, शाबाश। जी बेटा, उसके बाद हम आते हैं कॉलम की तरफ, मैट्रिसेस की तरफ। मैट्रिसेस की सबसे पहले आपको डेफिनेशन सिखाऊंगा मैं, डिफाइन आपने उसको कैसे करना है। तो डेफिनेशन में यही है कि नंबर्स कौन से होते हैं, रियल नंबर्स को या कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप लिख सकते हैं। कॉलम के अंदर रियल नंबर्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होते हैं। तो सिंपली ये कह देता है कि नंबर्स को अगर हम पेयर और स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दें तो वो एक कॉलम होता है। तो डेफिनेशन में हम यही लिखेंगे, मैट्रिक्स की डेफिनेशन में यही लिखूंगा, मैट्रिक्स कॉलम, ठीक है। आप लिख रहे हैं रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स enclosed by a square bracket pair is called matrix। ये तो कॉलम की सिंपल डेफिनेशन है कि आपने एलिमेंट्स को या अनासर को आपने क्या करना है, बंद कर देना है, किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट्स पेयर्स, ठीक है। मरबई जो ब्रैकेट है उसका आपने जोड़ा लेना है और उसमें आपने नंबरों को बंद कर देना है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम ये चीज लिख सकते हैं कि फर्ज कर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक कोई कॉलम है या मैं कोई नंबर लिख दूंगा 2 3 -5 0 और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो आपको जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मैंने जोड़ा लिया और उसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स लिख दिए। और वो एलिमेंट्स कौन से हैं, वो हकीकी अदाद भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स अदाद भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स अदाद बेटा आपने पढ़े हुए हैं, -3 का स्क्वायर रूट,
ठीक है, या आयोटा आ जाए, माइनस आयोटा आ जाए, तो ये सारे क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स अदाद होते हैं। ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर हमें वो एलिमेंट्स लिखने होते हैं, चाहे आप रियल अदाद यहाँ पे लिख दें, चाहे आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स अदाद लिख दें। तो नंबर्स को आपने बंद कर देना है किसमें, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो ये बन जाएगा हमारे पास एक कॉलम। ठीक है, तो ये कॉलम की डेफिनेशन है। उसके बाद हमने कॉलम को जाहिर कैसे करना है, ठीक है ना। तो आप कह दें एक्सप्लेनेशन, कह दें एक्सप्लेनेशन ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम की वजाहत। इसमें आप कह दें कि मैट्रिसेस कॉलम जो है उनको नोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। याद रखना है बेटा, मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये चीज याद रखनी है बेटा, कॉलमों को हमेशा कैपिटल लेटर से ही आपने जाहिर करना है, कैपिटल अल्फाबेट से जाहिर करना है। वो ए से लेके जी तक आप कोई भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने ए से डिनोट किया हुआ है, आप बी के बराबर लिख दें, लेकिन बी जो है वो आपने बड़ा लिखना है। ठीक है, बड़ा सी लिख दें, बड़ा पी लिख दें, बड़ा एल लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपने लिखना बड़ा ही है। कैपिटल अल्फाबेट आपने यूज करने हैं। तो मैट्रिसेस को तो मैट्रिसेस को जाहिर करने के लिए आप कैपिटल लेटर्स का यूज करेंगे। उसके बाद जो नंबर्स हैं, नंबर्स हैं और जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में लिखे हुए होते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। नंबर्स कैन बी डिनोटेड एज, नंबर्स को आपने छोटा ही लिखना है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एल, ठीक है, स्मॉल एक्स, या इस तरह लिख दें, या आप लिख दें सब्सक्रिप्शन के तौर पर लिख दें, मतलब A1 2 स्मॉल ए और साथ में सब्सक्रिप्ट में स्मॉल 1 स्मॉल 2। ठीक है, स्मॉल ए लिखने के बाद 1 2 लिख दें। इसी तरह स्मॉल ए 1 3, स्मॉल ए 1 4, या आप लिख दें स्मॉल बी 1 2, स्मॉल बी 2 3। तो इस तरह आपने एलिमेंट्स को जाहिर करना है। तो ये मैंने कॉलम की आपको डेफिनेशन पढ़ाई है, और साथ में कॉलम को जाहिर करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। सच दैट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, सच दैट, बड़ा ए लिख दें, बड़ा बी, ठीक है, बड़ा पी, इस तरह आपने कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। और जब आपने उस कॉलम के अंदर जो अनासर हैं, इनके 3 नाम होते हैं, एंट्रीज, एलिमेंट्स, या जो है वेक्टर्स इनको कहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो आपने अनासर लिखने हैं, अरकान लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं, उनको हमने छोटे अल्फाबेट से जाहिर करना है। और साथ में इस तरह भी जाहिर कर सकते हैं, या आप छोटे अल्फाबेट्स लिखने के साथ साथ आप क्या करें, सब्सक्रिप्ट में लिख दें 1 2 1 3, इस तरह का कुछ लिख दें। 1 2 1 3 के बाद अभी हम बात करते हैं बेटा, इससे बता ये होता है कि जो एलिमेंट किस रो का है या किस कॉलम का है, ये 1 2 1 3 वगैरह इस चीज को डिफाइन करते हैं। तो यहां तक ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, इसके बाद हम आते हैं उसकी जो है कतारें क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएंगे हम रोज की मैं बेटा डेफिनेशन लिखूंगा। यहाँ पे आप लिखेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रोज। अनासर की या एलिमेंट्स की उफ़क़ी कतारों को हम कतारों का नाम देते हैं, उफ़क़ी लाइनों को हम कतारों का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा हम ये जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपने पढ़ा हुआ है। ये मैं यहाँ पे प्लेन बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड यहाँ पे वाई एक्सिस, ये हम जानते हैं ये होता है। अब एक्स एक्सिस जो है ये हम जानते हैं उसकी लाइन होती है इस तरह, जिस तरह जमीन है हमारी, ठीक है, तो ये उसकी लाइन होती है, उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन जो है उसको हम कहते हैं अमुदी लाइन। ठीक है, तो रो की सिर्फ डेफिनेशन यही है कि उसकी कतारें, नंबरों की जो उसकी कतारें उनको हम कतारों का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे फर्ज करें कोई कॉलम मैंने बी लिया है, कॉलम बी मैंने लिया है, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 4 3 5। ये मैंने कोई मैट्रिक्स बी ले लिया, उसमें कतारें कौन सी होंगी बेटा, एक्स एक्सिस इस तरह चीज होगी, वो आपकी कतारें होंगी। अब इसमें कतारें कितनी है, 2,
यानी वो नंबर जो उसकी कतार की तरह लिखे हुए हैं, आपने वो नंबर कंसीडर करने हैं। नंबर मैंने यहाँ पे कंसीडर किए हैं 2 4, ये 2 नंबर्स हैं। ये 2 नंबर जो हैं ये उसकी लाइन की तरह लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 2 और 4 जो है ये कतार में पाए जाते हैं, रो में पाए जाते हैं। और इसको ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रो। कैपिटल आर लिख के छोटा सा नीचे 1 लिख देना है, R1 फर्स्ट रो। इसी तरह ये जो है 3 5 ये है सेकंड रो, आर लिख के 2 लिख देना है, ये सेकंड रो है। इसको हम कहते हैं, ये हमने कतारें डिफाइन कर दी है, कतारों को हमने एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक बेटा इसकी आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम क्या होते हैं। कॉलम क्या होते हैं? कॉलम वर्टिकल लाइंस, अमूदी कतारें या वाई एक्सिस की तरह जो होंगी। जिस तरह आपके पास ये मेरे पास जो है व्हाइट बोर्ड जो है बोर्ड मार्कर है, ठीक है। तो इस तरह बिल्कुल सीधी एक्स एक्सिस इस तरह, वाई एक्सिस इस तरह, ठीक है। तो कॉलम जो है आप कहेंगे वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है। जैसा कि यहां पर नजर आ रहा है, अब 2 और 3 ये वर्टिकल लाइन ऐसे है, इसको आप लिख देंगे, इसको आप कह देंगे, इसी नंबर पे आप कह देंगे ये आपका C1 है फर्स्ट कॉलम, और 4 और 5 ये भी आपके वाई एक्सिस की तरह ही है, यानी वर्टिकल लाइन ही है, ये आपका बन जाएगा C2। तो ये जो आप हमने लिया हुआ है मैट्रिक्स बी लिया हुआ है, इसमें हम देख चुके हैं कि 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो यहां मैं लिख दूंगा 2 by 2, 2 by 2, ठीक है। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट 2 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को एंड सेकंड नंबर कॉलम को, ठीक है। तो ये 2 by 2 का मैट्रिक्स बन गया। इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लें। जी उसके बाद ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा कि कोई भी कॉलम आपको दिया गया है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि उस कॉलम के अंदर कतारें कितनी हैं और कॉलम कितने हैं। अगर आपको कोई कॉलम दिया गया है तो आपने ये सिर्फ चेक करना है कि उस कॉलम के अंदर कितनी कतारें हैं और कितने कॉलम हैं, वो उस कॉलम का ऑर्डर बन जाएगा। उस कॉलम का क्या बन जाएगा? ऑर्डर बन जाएगा। तो इस चीज की मैं डेफिनेशन यहां पर लिखूंगा। मैं यहां पर लिख दूंगा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम का मर्तबा, तो इट इज number of rows and columns in a given matrix। ये क्या है? ये कोई भी जो आपको कॉलम दिया गया है उसमें कतारों की तादाद और कॉलमों की तादाद है, बस ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये कॉलम का मर्तबा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कॉलम सी लेता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 -6 2 4, ठीक है। अब मुझे नजर आ रहा है कि इसमें 2 रोज हैं, यहाँ मैं 2 लिख दूंगा। मल्टीप्लिकेशन का निशान लगाने के बाद इसमें कॉलम भी कितने हैं 2, तो यहाँ पे फिर 2 लिख दूंगा। तो इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2 by 2। पढ़ना कैसे है? 2 by 2। लिखना कैसे है? 2 multiply by 2। लिखना है 2 multiply by 2 और पढ़ना है 2 by 2। इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा? 2 by 2। तो ये इसका हमने देखा कि कॉलम सी के अंदर कितनी कतारें हैं? 2। कितने कॉलम है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या बन गया कॉलम सी का? 2 by 2। तो आप लिखेंगे इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। इट्स ऑर्डर इज 2 by 2। एक चीज और है यहाँ पे कि m जो है, ये चीजें आगे आएंगी, m जो है स्मॉल m, यही आपका जो है पहले वाला ये आपका स्मॉल m होता है और बाद वाला जो नंबर है ये आपका स्मॉल n होता है। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि m जो है ये रिप्रेजेंट करता होता है कतारों की तादाद को और n जो है ये रिप्रेजेंट करता होता है कॉलमों की तादाद को। तो यहाँ पे ये चीज लिखूंगा, m जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज,
n जो है n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स। उसके बाद हम आएंगे इसकी मजीद आगे इसको पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं कॉलमों को, कॉलम क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मरबे कॉलम, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं बेटा, पीछे भी आप पढ़ के आए हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, मरबे कॉलम। बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि मरबा एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी चारों लेंथ एक जैसी होती है, चारों साइड एक जैसी होती हैं। ये स्क्वायर की मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, फिगर बनाई है उसकी मरबा, इसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं। ऐसी वन शक्ल को हम स्क्वायर का नाम देते हैं, मरबा का नाम देते हैं। इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए मैथमेटिशियन ने स्क्वायर मैट्रिक्स का इंतखाब किया है। इसमें चूंकि साइडें एक जैसी हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर कतारें और कॉलम एक जैसे होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कतारें और कॉलम एक जैसे होंगे। तो मैं यहाँ पे ये लिखूंगा इफ अ मैट्रिक्स has same number of rows and columns, then it is called square matrix. अगर किसी कॉलम के अंदर कतारें और कॉलम बराबर हों तो हम उसको नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका नाम देते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और इसके अगर हम एग्जांपल लें तो फर्ज करें मैं यहाँ पर लिखता हूँ ए, तो एक एलिमेंट लिख देता हूँ। अब इस कॉलम ए के अंदर एक ही कतार है और एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब यहाँ पे नीचे लिखूंगा 1 by 1, 1 रो एंड 1 कॉलम, एक रो एक कॉलम, एक कतार एक कॉलम, कतारें और कॉलम बराबर। इसका मतलब ए जो है ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह आप लिख रहे हैं यहाँ पे कोई कॉलम बी ले लें, आप लिख रहे हैं 5 6 -5 2, इसमें 2 रोज है 2 कॉलम्स है, तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 by 2। फर्स्ट नंबर भी वही हो, सेकंड नंबर भी वही हो, तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी तरह आप 3 by 3 का लिख सकते हैं, मतलब ऐसा कॉलम आप लिख सकते हैं जिसमें 3 कतारें हो 3 कॉलम हो, तो वो भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आप 4 by 4 का लिख सकते हैं, आप 5 by 5 का लिख सकते हैं। कंडीशन यही है बेटा इसमें कि पहली चीज दूसरी के बराबर होनी चाहिए। पहली से मुराद जो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? कतारें और कॉलम एक जैसे होने चाहिए, उसका नाम देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। और ये दूसरे लफ्जों में आप ये भी लिख सकते हैं if in a matrix m is equal to n, अगर किसी कॉलम के अंदर m बराबर हो जाए n के, then it is called square matrix, अगर किसी कॉलम के अंदर m बराबर हो जाए n के तो उसको हम किसका नाम देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। क्योंकि बेटा हमने ये पढ़ा हुआ है कि m जो है ये नंबर ऑफ रोज होते हैं और n जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। कतारें और कॉलम जो है अगर बराबर हो जाएं उसको हम नाम किसका देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स का। उसके बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल शक्ल बेटा आपने देखी होगी मुस्ततील। रेक्टेंगल शक्ल कौन सी होती है? मुस्ततील। जैसे आपने देखा होगा पैमाना, आपने देखा होगा पैमाना मुस्ततील टाइप का होता है। तो मुस्ततील जो है जिसको इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं, इस तरह की शक्ल होती है, मतलब जिसकी दो साइडें बराबर होती हैं आमने सामने वाली। ये दोनों साइडें आपस में एक जैसी हैं और लेफ्ट एंड राइट साइड एक जैसी है, ठीक है? मतलब चारों साइडें एक जैसी नहीं होती, दो साइडें एक जैसी होती हैं आमने सामने वाली। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चारों साइडें बराबर नहीं है, उसका मतलब ये हुआ, इसी चीज को इस्तेमाल करके इसने लिखा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है मुस्ततीली कॉलम जिसको कहते हैं,
उसमें कतारें और कॉलम बराबर नहीं होंगे, कतारें और कॉलम बराबर नहीं होंगे। तो मैं यहाँ पे यही लिखूंगा, इफ अ मैट्रिक्स will have m does not equal to n, then it is called rectangular matrix, rectangular matrix। मैंने यही लिखा है बेटा कि अगर कोई कॉलम रखता है m does not equal to n, यानी कतारों का कॉलम के बराबर नहीं है, m does not equal to n, कतारें और कॉलम बराबर नहीं है, तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें मेरे पास कोई कॉलम ए है, तो यहाँ मैं लेता हूँ 1 2 ऐसे लिख देता हूँ। अब मुझे ये नजर आ रहा है कि इसमें एक ही रो है, लेकिन कॉलम जो है वो 2 है, तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 आप पहले लिखना है, कतार आपने पहले लिख दिया, आपने ऑर्डर लिखना है, आपने कतारों को पहले मेंशन करना है, कॉलमों को बाद में मेंशन करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा 1/2, ठीक है। ये आपका इसमें m आपका 1 है और n आपका 2 है, m और n बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह आप ये ले सकते हैं b इज इक्वल टू, अब इसमें 2 रोज है, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और कॉलम कितने हैं 1, तो ये बन जाएगा 2/1। इसी तरह आप बीसीओ ऐसे कॉलम ले सकते हैं जिसमें कतारों की तादाद कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी, तो वो सारे क्या होंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगे। उसके बाद हम आते हैं जो है यूनिट मैट्रिक्स, वहदानी कॉलम इसको आप कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स वहदानी कॉलम, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इसका बेटा एक और नाम भी है जिसको आप कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक मरबी कॉलम है इन विच प्रिंसिपल डायगोनल हैव एलिमेंट्स इक्वल टू 1, मतलब इसका क्या हुआ, कहता है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स की ही टाइप है, ठीक है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे 1 होंगे, ऐसा मरबी कॉलम जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, 1 होंगे। एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें ये है मेरे पास मैट्रिक्स 2/2 का, ये मैट्रिक्स है, इसके 2 डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये मैं बना रहा हूं, इसको मैं साइड पे लिखता हूं 1 फर्स्ट डायगोनल। इसके 3 नाम है, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। कितने नाम है, 3 है, लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 1 ही हो, 1 के अलावा कुछ भी ना हो यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो 0 होने चाहिए, जैसा कि यहाँ मैंने ये 0 0 लिखा है, तो ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये जो है ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसके डायगोनल के अर्कान जो हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के अर्कान जो है वो 1 1 है, ठीक है। उसके अलावा आप 3/3 का ले लें, बी ले लें आप 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको आप कॉलम बी कह लें। इसका ऑर्डर क्या है, 3/3, इसमें 3 कतारें हैं, 3 कॉलम है। इसमें मुझे ये नजर आ रहा है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है या मेन डायगोनल है, उसके सारे एलिमेंट्स 1 1 के इक्वल है, 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, और बाकी हर जगह पे 0 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हो, उसको हम नाम देते हैं यूनिट मैट्रिक्स का, और उसका दूसरा नाम भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ।
स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है। स्केलर मैट्रिक्स में ये है अ मैट्रिक्स which is square also, या आप लिख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स which have leading diagonal elements are same but all other elements are zero is called स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स वाला जिसके लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो एक जैसे हों। अब इसमें कंडीशन 1 की नहीं है, इसमें कंडीशन कौन सी है? इसमें कंडीशन ये है बेटा कि इसके जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो एक जैसे होने चाहिए, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है ना, वो सारे क्या होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो होने चाहिए। तो उसका नाम देते हैं स्केलर मैट्रिक्स का। एग्जांपल देते हैं आपको, फिर बेटा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मैं यहां लिखता हूं 1 0 1 1 1, यहां पे 0 0 0 0 0 0, ये ए मैंने लिख दिया। यहां मैं बी लिखता हूं, यहां लिखता हूं 2 2 2 0 0 0 0 0 0, ठीक है। यहां मैं क्या लिखता हूं सी, इसमें लिखता हूं -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0। ए बी एंड सी जो मैंने तीनों मैट्रिक्स लिए हैं, ये तीनों के तीनों क्या है, स्केलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है। क्यों है? क्योंकि उसने ये कहा है कि लीडिंग डायगोनल जो है बेटा, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। अब लीडिंग डायगोनल में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो तीनों पोजीशंस पे अगर 3/3 गए तो 3 पोजीशंस आएंगे, अगर 4/4 गए तो एक और आ जाएगा 1 यहाँ पे। 3 पोजीशन पे क्या एक सेम एलिमेंट पड़ा हुआ है, एक ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं और एलिमेंट कौन सा है, वो 1 है। तो ये भी क्या है, ये स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की जो कंडीशन है इसको ये फुलफिल करता है। उसने ये कहा है कि लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 1 हो और बाकी सारे 0, बाकी सारे 0, तो उसका नाम किसका देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम जो है सी पे आ जाए, उसमें लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, एक जैसे हैं। एलिमेंट है कौन सा जो बार-बार आ रहा है, -1 नहीं बार-बार आ रहा है, तो एलिमेंट्स हर जगह पे -1 आ रहा है, इसका मतलब है लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स एक जैसे हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स बेटा 0 है। इसी तरह कॉलम बी के अंदर एलिमेंट्स जो है एक जैसा आ रहा है, वो 2 है, तो एलिमेंट्स लीडिंग डायगोनल के एक जैसे हैं, बाकी सारे 0, तो ये भी क्या बन गया, ये भी बन गया स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं जो है डायगोनल के वाले से। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है, ठीक है। प्रिंसिपल डायगोनल जो है या मेन डायगोनल को मैंने पहले बात की थी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। या जो है कॉलमों को और अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे चलता हूँ। ये तो वो चीजें जो आपको आप 9th में शायद सीखी होंगी। एग्जांपल लेते हैं बेटा, फर्ज करें मैं लेट करता हूं कि ए मेरे पास इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, ठीक है। जनरल फॉर्म में मैं लेता हूं उसको, मैं लिखता हूं a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 1 4, या सॉरी 3 तक ले लें, बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे ले लें। यहाँ पे 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 1 a 3 2 a 3 3, which is a square matrix of order 3 या 3/3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट्स को ज़ाहिर करने का तरीका है, आप इस सेंस में लिखते होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स लिखते हैं और उनके साथ आपने सबस्क्रिप्ट में नंबर लिख देने हैं,
अब ये जो नंबर है ये बेटा ये डिफाइन करते होते हैं, जैसे फर्ज करें कोई रैंडम चीज उठा रहे, जब मैं लिखता हूँ A12 को डिफाइन करते हैं। A12 से मुराद बेटा वो नंबर है जो पोजीशन पे पड़ा होगा 12 पे। 12 से मुराद ऐसा एलिमेंट है A12 जिसकी कतार नंबर 1 होगी, कॉलम नंबर 2 होगा, यानी ऐसा एलिमेंट जो पहली कतार और दूसरे कॉलम में पड़ा हो। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये पहली कतार है, सेकंड कॉलम है, ये वाला एलिमेंट्स है 1 2, ये पहली कतार में दूसरे कॉलम में पड़ा हुआ है। और इसको हम एलिमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इसको हम नाम दे देते हैं आई का, इसको हम नाम दे देते हैं जे का। स्मॉल आई स्मॉल जे लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर आई होता है, सेकंड नंबर जे होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आई जो है ये रिप्रेजेंट करता होता है रोज नंबर, रोज नंबर, और स्मॉल जे जो है ये रिप्रेजेंट करता होता है कॉलम्स नंबर, कॉलम्स नंबर। स्मॉल आई जो है ये रोज नंबर एंड स्मॉल जे जो है ये कॉलम्स नंबर को जाहिर करता है, ठीक है। मतलब अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ ये 2 2, तो इसका मतलब है ये वो एलिमेंट है जो दूसरी कतार दूसरे कॉलम में पड़ा हुआ है। अगर मैं A31 पे जाता हूँ तो इसका मतलब ये कि ये वो एलिमेंट है जो तीसरी कतार पहले कॉलम में पड़ा हुआ है, बाद में कॉलम पहले रो, या बाद में जे आएगा पहले आई आएगा, आई जे आई, इस तरह है ये, ठीक है। अब ये जो है ये जनरल फॉर्म है उसकी, ये 3x3 का मैट्रिक्स मैंने लिखा है जनरल फॉर्म में, आई जे के बदले आपको बताने के लिए। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है, या मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ही लिख देता हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। इसका थर्ड नाम क्या है? मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। 3 नाम है इसके, ठीक है। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, if A is a square matrix then elements where I equal to J are called principal diagonal elements, principal diagonal elements, ठीक है। यहां मैं लिखता हूं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, उसको भी साथ में मेंशन कर देते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, ठीक है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, वही चीज लिखूंगा, इफ A, आप A ने आप यहां पे कुछ भी लिख दें, जिसकी आपने एग्जांपल देनी है वो आप लिख दें। अगर मैंने इसको C के बराबर लूं तो आप यहां पे लिख दें C इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर यहां पे आप D के बराबर ले रहे हैं तो इसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। अगर आप इसको D के बराबर ले रहे हैं तो आप यहां पे लिख दें इफ D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने यहां पे बेटा 3x3 का लिया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हैं इफ D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इफ D इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, या आप लिख दें जो भी आप लेना चाहते हो, आप जो आप एग्जांपल देना चाहते हो उस हवाले से आप बयान कर सकते हैं, या आप जनरल बयान कर दें इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स then elements A 1 3 A 2 2, ठीक है, A 3 1 are called elements of secondary diagonal, elements of secondary इस चीज को बेटा बयान करते हैं, बहुत आसान है, तवज्जो करनी है आपने। लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, एक चीज के 3 नाम है, ठीक है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं, ये लीडिंग डायगोनल है। और ये वाला जो है जो मैंने अभी लिखा था, तो मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूँ, जो मैंने पहले लाइन लगाई हुई है, 3 लगाए हुए हैं, इसको मैं रेज करता हूँ, फिर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी।
ये वाला जो है ये वाला, इसको आप नाम दे रहे हैं, ये कौन सा है, सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन एलिमेंट्स वेयर i इक्वल टू j आर कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इस डायगोनल को हम नाम देंगे प्रिंसिपल डायगोनल, इस डायगोनल को हम नाम देंगे प्रिंसिपल डायगोनल, और उसके एलिमेंट्स कौन से होंगे, इस डायगोनल को हम नाम देंगे प्रिंसिपल डायगोनल का जिधर i बराबर होगा j के, i इज इक्वल टू j। इसका मतलब ये है कि ये वाले बनेंगे a1 1, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी 1 है, a2 2, i की वैल्यू भी 2 है, j की वैल्यू भी 2 है, a3 3, i की वैल्यू भी 3 है, j की वैल्यू भी 3 है, तो i इज इक्वल टू j आ रहा है। ऐसे सारे एलिमेंट्स जिसमें कतार नंबर और कॉलम नंबर एक जैसा होगा, सारे एलिमेंट्स हैं वो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाएंगे, और उन सारे एलिमेंट्स को मिला के जो डायगोनल बनेगा उसको हम नाम देंगे प्रिंसिपल डायगोनल का या मेन डायगोनल का बेटा। उसके अलावा सेकेंडरी डायगोनल दूसरा जो भीतर है ये वाला, एक डायगोनल तो ये वाला बन गया, दूसरा a1 3, a2 2, a3 1, ये जो डायगोनल है इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी डायगोनल का। तो आई थिंक बेटा आपको यहाँ तक समझ आई है। तो यहाँ पे हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर बेटा आपने कुछ पूछना हुआ तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।